तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और यहां पर मैंने हिंदी के सबसे पहले 10 सवाल लिए हैं। हिंदी के 10 सवालों में से स्कोर आपका जो होना चाहिए वो तकरीबन 7 का होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला सवाल है, कह रहे कि आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो भैया आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, क्या अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर ही आपको बतला देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई। देखिए इनका नाम, पूरा नाम क्या है? भरत मुनि है। और भरत मुनि की अगर बात करें, इनका एक साथियों नाट्यशास्त्र आपसे पूछी जाती है कि नाट्यशास्त्र रचना किसकी है, तो नाट्यशास्त्र रचना साथियों भरत मुनि की है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और भरत मुनि को पता क्या कहा जाता है साथियों? रसों का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसों का जनक कहा जाता है। देखिए भरत मुनि ने नमा रस जो है, ठीक है, नमा रस नहीं दिया, इसको माना ही नहीं। इन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई? इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहने के शुद्ध वाक्य बताइए, यानी कि 4 वाक्य आपके सामने है, 1 शुद्ध वाक्य, 3 अशुद्ध वाक्य है, कौन सा है बताइए। चाय ठंडा हो गया, चाय ठंडी हो गई, ये होना चाहिए। एक तरीके से हलवा गरम गरम अच्छी लगती नहीं साथियों, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, ये भी गलत है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये आपका जो होगा वो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए कह रहे कि बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं होता, ये शुद्ध वाक्य है। बाल एक जाने से, ये तो क्रम ही गलत है। बाल पक जाने से ही लोग, ऐसा भी नहीं है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते, ये भी गलत है। मैं कहूंगा शुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है। अगर हम साथियों इसके उपसर्ग की अगर बात करें तो पता क्या हो जाएगा साथियों? निहि हो जाएगा। और निहि कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए कह रहे कि अधिमानता में उपसर्ग क्या होगा, मुझे बताइए। तो यहां पर अधि शब्द जो होगा वो साथियों उपसर्ग आ जाएगा क्या? ठीक है, यहां पर अगर अधि की बात करते हैं तो ये साथियों उपसर्ग आ जाएगा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? देखिए लड़के ने कहा, यहां पर क्या है? लड़के ने कहा यानी कि एक लड़का है। लड़के बोले, ये साथियों बहुवचन हो जाएगा। लड़कों ने कहा, ये भी आपका बहुवचन हो जाएगा। लड़के ने लड़कों से कहा, ये भी आपका बहुवचन हो जाएगा। तो मैं कहूंगा एक वचन कहां पर है? लड़के ने कहा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कहने के चाकू का बहुवचन क्या होता है, मुझे बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है साथियों, बता दीजिए। तो सेना पुल्लिंग है। सेना कैसी है? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। धरती कैसी है? ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुटुंब कैसा है? ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और ये भी साथियों आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, मणि शब्द। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि स्वर्णिम शब्द में प्रत्यय कौन सा है, मुझे बताइए। तो स्वर्णिम की अगर बात करें, देखिए अंत में क्या आ रहा है? अंत में आ रहा है इम। तो स्वर्णिम में प्रत्यय क्या हो जाएगा साथियों? इम हो जाएगा। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे ये करता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? बिहार से अलग होकर साथियों झारखंड बना, कब ऐसा हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को ऐसा हुआ था। बिहार और ओडिशा का विभाजन कब हुआ था? तो 1936 में साथियों बिहार और ओडिशा का विभाजन हुआ था। अगला देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम साथियों जयप्रकाश नारायण है। और जयप्रकाश नारायण ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक की अगर बात करें, बाबू महेश्वर प्रसाद ही बिहारी के संपादक थे, ये समाचार पत्र था। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो यह बिहार के गया में हुआ था साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में जो हुआ था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम सहजानंद सरस्वती है और इन्होंने ही बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। अगला देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था साथियों, मुझे बताइए। तो मार्च 1929 में ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला देखिए करके बिहार बंगाल से, ठीक है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो साथियों ये 1912 में पृथक हुआ। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 में पृथक हुआ। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो मैं कहूंगा कुंवर सिंह ने साथियों बिहार से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो मैं कहूंगा पटना को प्रांतीय राजधानी तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा साथियों? शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि गैल्वेनोमीटर के
के द्वारा मापा जाता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा प्रतिरोध मापा जाता है, ऊर्जा, धारा या ताप। आप सभी को पता है हिंदी के 10 सवाल आपके आएंगे, उसके अलावा बिहार जीके के 10 सवाल आएंगे, और साथियों विज्ञान के कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, पूरे साथियों 30 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो अब 30 प्रश्न देख लीजिए, पूरी विज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शानदार 30 सवाल आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे बहुत तेजी के साथ। तो इन सभी सवालों को आप लोग रटते जाइए, तैयार करते जाइए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। कहने के गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है तो धारा चेक करी जाती है, धारा का पता लगाया जाता है। अगला देखिए, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, साथियों किसके द्वारा किया जाता है, ऊष्मा उपचार से नहीं साथियों, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही साथियों वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ये सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस यानी कि गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है, तो एसिटिलीन है, नहीं ईथन, एथिलीन नहीं साथियों, मीथेन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है, तो मैं कहूंगा कि जो खाने का सोडा है साथियों, ये अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है, तो साथियों यहां पर अगर बात करें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता जो अधिक होती है वो शिशुओं में नहीं, 10 वर्ष से बच्चों के पास भी नहीं साथियों, पुरुषों में जो होती है वो हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता ज्यादा होती है, ठीक है, बच्चों और महिलाओं के कंपैरिजन में। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन साथियों कौन सा है, इनमें से विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार की बेल्ट नहीं, अलार्म घड़ी नहीं, बॉल पेन नहीं साथियों, स्टीम आयरन जो है ये वस्तु, ये ऐसी चीज है जो ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। आंसर आपका डी होगा। ये सभी के सभी साथियों ये समझ लीजिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि वो चुनिंदा सवाल हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो आप उस चीज को छोड़कर साथियों सबसे पहले आप इसको तैयार करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है, कह रहे कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरी होता है, तो साथियों मनुष्य को सबसे अधिक, मनुष्य के लिए सबसे जरूरी विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, तो मैं कहूंगा प्रोटीन मानव के लिए सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है, तो बेरी बेरी इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज जो होती है साथियों इंसुलिन की कमी की वजह से हो जाती है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से इसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यहां पर अगर बात करें साथियों गाजर आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि गाजर में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम प्रतिपादित किया था, तो किसके द्वारा साथियों किया गया था, इनका नाम फजन तथा सोडी है और इन्होंने ही रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए कह रहे कि रक्त संचरण संबंधी खोज की, तो किसने की, वॉटसन क्रिक ने की, नहीं एडवर्ड जेनर ने की, नहीं साथियों विलियम हार्वे ने ही रक्त परिसंचरण संबंधी खोज की थी। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर बिहार पुलिस में साथियों आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि जो भी साथियों मॉडल पेपर मैं आपको कराऊं, जितने भी मॉडल पेपर कराऊं आपके एग्जाम तक, आपको साथियों बहुत ध्यानपूर्वक उन सभी मॉडल पेपर को देखना है, क्योंकि एक मॉडल पेपर में मैं साथियों पूरे 100 सवाल लेता हूं और मैं वैसे ही सवाल लेने की कोशिश करता हूं जैसे आपके रियल एग्जाम में आएंगे। इस स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है, तो इनका नाम साथियों क्या है, इनका नाम जेम्स वॉट है और जेम्स वॉट ही स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना साथियों इसको ही सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है, तो क्या साथियों मैं कहूंगा जेलीफिश, बिल्कुल साथियों जेलीफिश ही सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। साबुन को जल में घुलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, घटता है, मैं कहूंगा घट जाता है, घट जाता है साथियों, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो होती है वो कितनी होती है साथियों, 15 से 18 प्रति मिनट या 35 से 50 प्रति मिनट, 18, 20 या 25, 30, तो मैं कहूंगा साथियों 15 से 18 बार होती है साथियों श्वसन दर 1 मिनट में, इसलिए जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
धड़कन नहीं पूछी जा रही, यहाँ पर श्वसन दर पूछी जा रही है, मतलब जो सांस ली जाती है ना, उस चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। कहेंगे साथियों यक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो यक्षमा जो होता है साथियों एक तरीके से टीबी, इसमें साथियों कौन सी दवा दी जाती है? रिफेम्पिसिन दी जाती है। कौन सी साथियों? रिफेम्पिसिन दी जाती है यक्षमा के रोगियों को। उसके बाद देखिए करके विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो साथियों किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। क्या? फैराडे के नियम, यानी कि ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। तो तुलसी को, आंवले को नहीं, तुलसी को साथियों कह रहे कि किस पादप को? तो मैं कहूंगा तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है, यानी कि शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है तुलसी को। ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इनमें से क्या साथियों? देखिए लोहा तो प्रतिचुंबकीय नहीं है, लेकिन जो बिस्मत है ना, बिस्मत, ये साथियों प्रतिचुंबकीय है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जो तड़ित चालक है इसके आविष्कारक कौन थे? तो इनका नाम साथियों बेंजामिन है, और बेंजामिन ही तड़ित चालक के आविष्कारक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो जो साथियों MRI स्कैनिंग होती है ये चुंबकीय अनुनाद पर आधारित होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में तो साथियों विटामिन सी पाया जाता है, ये भी आपको पहले से मालूम होगा। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वायुमंडल में तो साथियों नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? दालचीनी जो है ना, ये पेड़ के पत्ते से प्राप्त की जाती है? नहीं। तने से प्राप्त की जाती? नहीं साथियों, पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है दालचीनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको रखना है इसको ध्यान। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो अगर बात करते हैं साथियों मोलस्का के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है, तो जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस ये साथियों मोलस्का के अंतर्गत आता है, मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आता है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मुझे बताइए? तो पंखुड़ी को तो नहीं, पुंकेसर को नहीं साथियों, जो वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है ना, इसको केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो साथियों लगभग 5 लीटर होती है। क्या? वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा जो होती है वो 5 लीटर होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से जो स्याही निकलती है ये क्यों निकलने लगती है, मुझे बताइए? वायु दाब में कमी हो जाती है इस वजह से। वायु दाब में देखिए वृद्धि तो नहीं होगी, स्याही के आयतन में वृद्धि ये भी नहीं, अत्यधिक भार ये भी नहीं, मैं कहूंगा ठीक है ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, यानी कि वायुदाब में कमी की वजह से हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही साथियों निकलने लगती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था, बताइए? तो किसके पास था साथियों? मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपने साथियों अभी आप लोग देख रहे थे विज्ञान के सवाल, 50 सवालों तक तो विज्ञान के सवाल थे, लेकिन अब आप क्या देखेंगे साथियों? अब आप देखेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। क्या साथियों? अब आप सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद साथियों आपको मैथ के सवाल देखना है, और उसके बाद आपको साथियों इंग्लिश के सवाल देखना है। तो सामान्य ज्ञान के यहाँ पर मैंने 30 प्रश्न लिए हैं जो जितने आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको बहुत अच्छे अंदाज में साथियों आप करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा मानना है कि अगर आपकी सामान्य ज्ञान मजबूत है तो हर एक सब्जेक्ट साथियों आपका मजबूत होना चाहिए। चलिए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह अनुच्छेद 32 कहता है, यह अनुच्छेद 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को याचिकाएं जारी करने की शक्ति जो प्रदान की गई है वो अनुच्छेद 32 में की गई है। म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों HCl है। HCl कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, ये L है। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो यहां पर अगर बात करें ये कौन सा किस नियम के अनुसार है? मैं कहूंगा ओम के नियम के अनुसार, यानी कि आपके एग्जाम में हूबहू ये सवाल आएगा और हूबहू ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है ऑप्शन ऊपर नीचे हो, लेकिन ओम का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है? तो यहां पर इंडिका जो पुस्तक है ये मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखित है।
कह के किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला, तो विजेंद्र सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने भारत के लिए कभी भी पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस कार के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है, तो साथियों किसकी अगर बात करें, यहां पर अगर बात करें एक फर्म में कार को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया गया है, एक नए घर के निर्माण को भी किया गया है, बाजार में मछली बेचने को भी किया गया है, लेकिन जो गृहिणी का कार्य होता है इसको नहीं किया गया है राष्ट्रीय आय में शामिल। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है, तो इनमें से साथियों कौन सी रचना रचित है, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछी जा रही है। चलिए, तो अगर साथियों यहां पर बात करें रामचरितम या रामपाल चरित आपका आंसर है, तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो इनका नाम साथियों राकेश कौल हैं और इन्होंने ही द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास लिखा था। उसके बाद देखिए कह रहे कि कहां पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है, तो कहां पर किया गया है साथियों, रूस देश में ही अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को घोषित किया गया है, यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, नागालैंड की बात चल रही है। नागालैंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था, तो साथियों किस वर्ष जीता था, ये तो 1999 में जीता था, ये आपको साथियों याद रखना होगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी मिलती है, यानी कि अगर बात करें मंदाकिनी नदी जो है ना, ये क्या विष्णु प्रयाग में, ठीक है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। यहां पर देखिए खाली जगह है, यहां पर आपको बताने कि यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो मैं कहूंगा रुद्रप्रयाग यहां पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में ही अलकनंदा नदी से मिलती है। सभी के सभी सवाल आप लोग तैयार कर रहे हैं ना, तैयार कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है आपके लिए। ऐसा अगर ऐसे ही साथियों कंसिस्टेंसी आप बनाए रखते हैं तो मेरा मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब आपकी तैयारी साथियों ऐसी हो जाएगी कि तारीफ के काबिल आपकी तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन के लायक आपकी तैयारी हो जाएगी। आप अपनी तैयारी को उस मुकाम पर तो पहुंचाइए जिस मुकाम पर जाने पर सिलेक्शन होता है। आपकी तैयारी अभी हुई नहीं है और एग्जाम डेट की बातें आप कर रहे हो, तो आप पहले अपनी तैयारी मजबूत करो, पुख्ता करो, दुआ यही करो कि एग्जाम और आगे बढ़ जाए। वैसे तो एग्जाम की तिथियां घोषित हैं, जुलाई में आपका पेपर है, ठीक है, लेकिन आप यही करो कि भैया कुछ दिन और आपको मिल जाए तो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो और ये ना सोचिए कि अभी तो एग्जाम में है, कुछ दिन है, ऐसा ना सोचिए साथियों। ये मानिए कि एग्जाम आपका परसों है, कल वाली फीलिंग तो ना लाए, हैबत हो जाएगी। परसों आपका एग्जाम है, ऐसे आप साथियों पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए इस सवाल की अगर बात करें करके कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी, तो किसकी बात चल रही है साथियों, जो चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या हुई थी 1905 में, बंगाल विभाजन से पहले हुई थी। उसके बाद देखिए करके दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो मैं कहूंगा ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब किसी कार्य में आवश्यक से अधिक लोग लगे होते हैं तो इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों उसको पता क्या कहा जाता है, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। आपको याद रखना, आपकी परीक्षा में साथियों ये सवाल आएगा और ऑप्शन में प्रच्छन्न बेरोजगारी होगा, लगा देना है आपको राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहने के अभी हाल फिलहाल में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत 129वें स्थान पर रहा है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो मैं कहूंगा, ठीक है, किसको जाना जाता है, जो ऑक्सीजन है ना इसको नहीं जाना जाता है, नहीं जाना जाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसका है, तो ये नारा साथियों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग लगने की साथियों संभावना होती है, क्या आपका जवाब होगा बताइए। तो अगर पोटेशियम आपका जवाब है तो मैं कहूंगा पोटेशियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पोटेशियम धातु खुले में रखे जाने पर आग लगने की पॉसिबिलिटी होती है। भारतीय संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना,
ये साथियों 1992 है। ये किससे संबंधित? तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे? ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की वही ठीक, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती पूजा, ठीक है, पूजा है एक, मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती है? तो ये महाराष्ट्र में की जाती है। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। क्या? गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जो जीविती पूजा है ये कहाँ की जाती है? तो महाराष्ट्र में की जाती है, गुजरात में भी की जाती है। उसके बाद देखिए कह रहे किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की थी? तो किसने साथियों ये काम किया था? अकबर ने ये काम किया था। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। हृदय के एक चक्र यानी कि एक कार्डियक साइकिल में मछली की हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? तो साथियों कितनी बार गुजरता है आपसे पूछा जा रहा है। एक बार गुजरता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो किसके संबंध की बात चल रही है साथियों? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इसका संबंध है। और लोक सेवाओं की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। उसके बाद देखिए मौर्य वंश ने इनमें से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों नंद राजवंश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो गोवा की पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा थी। कौन थी साथियों? मृदुला सिन्हा गोवा की पहली राज्यपाल थी। उसके बाद देखिए अमीबा एक से अधिक उंगलियों की तरह के प्रक्षेपणों को बाहर धकेलता है जिसे गति और भोजन पर कब्जा कहा जाता है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें स्यूडोपीडिया आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? स्यूडोपोडिया आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग के खेल में किया जाता है? तो कौन से खेल में किया जाता है? मैं कहूंगा साथियों फुटबॉल के खेल में किया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपके सामने अब मैथ के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। सभी के सभी सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर होने जा रहे हैं। तो साथियों मैथ का पहला सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत दमदार है। कह रहे कि गुरप्रीत है, ये एक दुकान पर गई और इसने एक सोफा खरीदा, ठीक है, उसे इस पर 20% की छूट मिली। यानी कि वो बता रहे होंगे कि भैया 100 रुपए इसका दाम है, लेकिन ये 80% मतलब 100% में थी, ये 20% जब इसको छूट मिली यानी कि 80% में उसको ले आई। यानी कि यदि उसे 30% की छूट मिलती, यानी कि इस 100% से अगर उसको 30% की छूट मिलती तो वो 70% में सोफा लाती, ठीक है। यानी कि यदि उसे 30% की छूट मिलती तो 1,000 रुपए और बच जाते। यानी कि साथियों इनमें जो डिफरेंस है ना वो 1,000 रुपए का है। 80% में लाई है, लेकिन वो अगर 10% और कम में लाती तो वो उसको 1,000 और बच जाते। यानी कि 10% की वैल्यू क्या है साथियों? 1,000 रुपए है। तो उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा? उसने सोफा 80% में खरीदा, ठीक है। तो 10% की वैल्यू 1,000 है, तो 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों? 8,000 हो जाएगी। तो कुल मिला के उसने सोफा कितने में खरीदा होगा? 8,000 में खरीदा होगा। 8,000 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि 72,800 की धनराशि पर 10%, क्या साथियों? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो आपसे कुल मिला के आपको बताना है। तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज का आपको सूत्र मालूम है? तो मैं आपको बता दे रहा हूं साथियों चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र साथियों क्या होता है? ठीक है, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी और ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर टी, लेकिन माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये आपको साथियों ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी कितना है? 72,800 है। तो साथियों यहां पर 72,800 आ गया, 72,800 आ गया, ठीक है। 1 + R कितना है? 10% है, नीचे 100 आ जाएगा। टी समय दे रखा है 3 दे रखा है, -1 आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 10 से कम 10, 10 और 1 11, यानी कि 11/10 यहां पर आ जाएगा और यहां पर 72,800 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है?
ठीक है, इतनी बात साथियों क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा -1 यहाँ पर लिखा हुआ है, या एक काम ये करिए, -1 थोड़ी ना, ठीक है, अभी ब्रैकेट में ये 3 भी तो लिखा हुआ है और फिर -1 लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए 72,800 गुणा 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। 10 का साथियों क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 10 का क्यूब 1000 हो गया, -1 है। अब उसके बाद देखिए साथियों ये 72,800 तो ऐसा ही लिखा रहेगा, और ये देखिए साथियों अब क्या होगा, 1000 की गुणा इससे, माइनस है ना, 1000 की गुणा इससे होगी तो 1331 में से 1000 जाएगा तो 331 बचेगा। 331 बटे नीचे क्या बचेगा, 1000 नीचे साथियों आपका बचेगा। इतनी बात साथियों क्लियर है। अब देखिए, अब अगर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इस 2 से 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, ठीक है, 2 छंग 12, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अब इसको अगर हम कट करें 5 से, 5 छंग 30 हो जाएगा, फिर 31 हो गया, ये 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो साथियों 364 गुणा 66.2। अब आपको साथियों इसकी गुणा कराना है और आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो 364 गुणा 66.2 अगर हम करेंगे तो 24,096 आएगा। और 24,096 कहां पर साथियों लिखा हुआ है, 24,096.80, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। कह रहे कि 4 धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:8:12:18 है, उनका लघुत्तम समापवर्त जो है वो 2880 है। कितना है साथियों, वो आपका 2880 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या पहले तो निकाल लीजिए, ठीक है, फिर तो साथियों मामला फिर खुद ब खुद बन जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, कभी भी अगर आपके सामने लघुत्तम समापवर्त हो और इन संख्याओं का क्या हो, इन संख्याओं का एक तरीके से साथियों अनुपात दे रखा हो, क्या दे रखा हो साथियों, अनुपात दे रखा हो, तो आप हमेशा क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अगर बात करें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये 18x है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 18x है और सबसे छोटी संख्या 5x है, यानी कि इनका अंतर आपको क्या है साथियों, इनका अंतर आपको चाहिए है, ठीक है। तो इनका अंतर कितना बनेगा साथियों, जाके आपका 13x बनेगा। तो 13x का मान आपको चाहिए। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए होगी, तो x की वैल्यू पता साथियों कैसे हम निकालेंगे, x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ये मैं आपको साथियों बता देता हूँ। देखिए ये 5, 8, 12, 18 इनका एलसीएम जरा निकालिए। आप क्या निकालिए, 5, 8, ठीक है, 5 और 8 और 12 और साथियों 18 का आप क्या निकालिए साथियों, एलसीएम निकालिए, ठीक है। 2 से अगर कट करेंगे, 2 से कट करें तो 2, तो यहां तक साथियों सीधा सीधा क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 9 आ जाएगा। फिर से अगर 2 से कट करें तो 5 का 5 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 तियां और 9 का 9 आ जाएगा। अब एक बार 2 और आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियां 9, अब एक बार 3 आएगा और एक बार 5 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 तियां 24, ठीक है। 24 और 3 पंजे 15, यानी कि 24 की गुणा 15 से आप करा लीजिए तो 24 पंजे 120 हो जाएगा और 24 से कम 24 हो जाएगा, 0 आ गया, 6 आ गया, यानी कि 360 हो जाएगा। तो पता साथियों 360 यहाँ पर जो आपका आया है ये 360x आया है। 360 क्या साथियों, 360x बराबर क्या है, ये 2880 है। क्या क्या करना है, क्या क्या मैंने आपको कहा, देखिए जरा। अगर आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, अगर आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो तो आपको साथियों क्या करना होगा, आपको साथियों ठीक है इस टाइप से एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम निकालने के बाद जो यहाँ पर 360 आया है, 360x बराबर 2880 आ गया है। तो x बराबर पता साथियों क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9 से कटेगा, देखिए जरा, हाँ कटेगा, 9 चौक 36 और 9 तियां 27, 9 दूना 18,
4 अट्ठे 32, तो x बराबर क्या आ गया साथियों, 8 आ गया। अब आपको 13x का मान निकालना है ना, तो 13 गुणा 8 साथियों कितने होते हैं, 13 अट्ठे 104 आपके होते हैं। तो 13 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 104 हो जाएंगे। 104 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा साथियों एक बार और इस सवाल के सॉल्यूशन को देखिएगा, आप लोग पीछे करके वीडियो को देखिएगा तो आपके बहुत अच्छे तरीके से और साथियों यहां पर ये चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर करके, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात, यानी कि अगर एक परिवार की मासिक आय 14 है, पैसा कितना आ रहा है, अगर 14 आ रहा है तो खर्च कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। यदि परिवार की मासिक बचत अगर 13,500 है तो परिवार की मासिक आय कितनी है। यानी कि देखिए आय कितनी है साथियों, आय अगर बात करें तो 14 है, और खर्च कितना है, अगर बात करें खर्च कितना है साथियों तो 11 है। अब देखिए अगर 14 कमाए जा रहे हैं और 11 बचाए खर्च करे जा रहे हैं तो साथियों 3 यहां पर बचत है, 3 बचत है, यानी कि 3x की बचत है। तो लेकिन यहां पर बचत कह रहे हैं 13,500 है, तो 3x की वैल्यू क्या है, 13,500 है। तो x की वैल्यू क्या निकल आ जाएगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 00, यानी कि 4500 रुपए साथियों निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना साथियों, इतनी बात क्लियर है। x बराबर ये निकल कर आ गया। तो मासिक आय कितनी है, मासिक आय साथियों 14x है, मासिक आय 14x है। तो 14 गुणा 4500 कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। 14 की गुणा 45 से आप करा लीजिए, 00 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 14 पंजे 70 हो जाएगा, 14 चौक साथियों 68 हो जाएगा, 0 15 यानी कि 700 कितना साथियों, 75,000। 75,000 तो इसमें है ही नहीं, 75,000 तो इसमें देखिए मुझसे कुछ गुणा में तो गलती नहीं है। 14 गुणा 45 630 होता है भाई साहब, 630। ये मैंने कुछ गलती कर दी क्या, 14 चक्कू 56 होता है भाई साहब, 68 मैंने क्यों लिख दिया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना साथियों 630 और 00 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 63,000 आपका आंसर बैठेगा जाकर। 63,000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी ई, इनका औसत कितना है, 150 है। यदि पहली 3 संख्याएं ए बी सी इनका औसत 130 है तो अंतिम 2 संख्याएं यानी कि डी और ई का औसत क्या होगा। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूं। अगर 5 लोग हैं, देखिए ए बी सी डी ई, इनका औसत 150 है, तो अगर इनका योग कितना होगा पता, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका योग कितना होगा, 5 की गुणा 150 में कर दीजिए, 15 पंजे 75। ठीक है, और 0 यानी कि इनका योग जो होगा वो 750 हो जाएगा। और अगर बात करें ए प्लस बी प्लस सी, इनका योगफल कितना होगा। अब ये 3 लोग हैं तो 3 की गुणा 13 से करोगे, 13 तियां 39 यानी कि 390 हो जाएगा। तो अब आसानी सी चीज है, देखिए इसमें 5 लोग हैं 750 योगफल है, इसमें 3 लोग हैं 390 है। तो अगर इन दोनों का आपस में घटाओगे तो हमें डी और ई का योग मिल जाएगा। ठीक है, योग मिल जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। देखिए 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बच गया, 6 में से यहाँ पे 300, तो 360 यहाँ पर हो गया। अब ये कितने लोग हैं साथियों, ये योग आया है, इनका अगर औसत निकालना है तो 2 से भाग दोगे, क्यों, क्योंकि 2 लोग यहाँ पर है, तो 2 से भाग दोगे साथियों 180 आ जाएगा। यानी कि डी और ई का औसत कितना निकलेगा साथियों, 180 निकलेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यानी कि 5,000 की राशि, यानी कि पी बराबर कितना है, 5,000 है। दर साथियों कितनी है, 9% है। साधारण कितने समय में, समय आपसे पूछा जा रहा है, और ए का मान भी आपको पता है साथियों 6800 है। तो यहां पर ये पता कैसे निकलता है साथियों, टी यानी कि समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है, आप साधारण ब्याज पता कैसे निकालोगे, साधारण ब्याज क्या होता है, ए माइनस पी होता है। तो ए कितना है 6800 और पी कितना है 5,000, तो 1800 हो जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज कितना निकलेगा, 1800 निकलेगा, गुणा आपका 100 हो जाएगा। नीचे पी कितना है 5,000 है, और साथियों आर कितना है 9%। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 3 0 से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 2 बटे यहाँ पर 5 आया है। कितना आया है साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 2 बटे 5 आया है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो यहां पर नहीं हो रही है, देखिए जरा एक बार। चलिए एक बार फिर से करके देख लें क्या भाई। देखिए अगर साथियों ये 6800 में से, ठीक है, 5,000 घटेगा
तो कितना 6000 1800 ही तो बचेगा। तो 1800 गुणा 100 और पी कितना साथियों, ठीक है, और 9 आर कितना है 9%, सब कुछ तो ठीक है। इसको एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट में करा लेता हूँ, ठीक है। ऊपर कितना है साथियों 1800, ठीक, और 2 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा साथियों, नीचे आपका 9 पंजे 45 यानी कि 45,000 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बच रहा था, ये 2/5 कैसे आ गया भाई साहब, ठीक है। 4 वर्ष आपका जो होगा वो आंसर होगा, 4 वर्ष आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कैसे था ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ साथियों। देखिए समय बराबर कितना 1800 और गुणा यहाँ पर 100 हो जाएगा, बटे में क्या 5000। देखिए जल्दबाजी में सवाल हमेशा खराब होता है, जल्दबाजी में सवाल हमेशा खराब होता है। इस 9 से कटेगा, यहां पर कितना आ जाएगा 200, 9 दूना 18, डबल 0 आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होंगे, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल होगा, 5 से कम 5 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष आपका अगर जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखें और बताएं सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि बेलनाकार, क्या साथियों बेलनाकार स्तंभ का व्यास 85 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 मीटर है, ठीक है। 20 प्रति, क्या साथियों 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ की वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत क्या होगी, ठीक है। लागत आपसे पूछी जा रही, तो बेलन का वक्र पृष्ठ साथियों क्या होता है, अगर बात करें बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है साथियों 2 पाई आर एच, क्या साथियों 2 पाई आर एच होता है। 2 की जगह पर 2 आ जाएगा, बाई की जगह पर 22/7 आ जाएगा। आर की अगर बात करते साथियों तो यहाँ पर त्रिज्या एक तरीके से कितनी है, व्यास दे रखा है, व्यास का आधा होता है, इसलिए 85 हमें 2 लिखना पड़ेगा आर की जगह पर, ठीक है। और सातों एच कितना है तो 7 मीटर है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इसको जरा आप क्या करा लीजिए, कैलकुलेट करा लीजिए आप, और देखिए सातों यहाँ पर क्या आता है, इस 7 से ये 7 कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 22 गुणा 85 जरा करके मुझे बताइए क्या यहाँ पर साथियों आता है। चलिए भाई अच्छा, यहाँ पर एक चीज है वो आपने नोटिस नहीं करी, यहाँ पर एक चीज ये है साथियों, एक बात यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दी। देखिए 85 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो साथियों यहाँ पर 100 से हमें भाग देना पड़ेगी। अब जब 100 से यहाँ पर साथियों भाग देना पड़ेगी तो पहले तो एक तरीके से क्या इसको कैलकुलेट करिए, 17 आ जाएगा, 5 से कट होगा, 5 दूना 10, यहाँ पर 20 आ जाएगा, और कट होगा ये 10 आ जाएगा, और ये साथियों 11 आ जाएगा। तो 17 की गुणा 11 से करके दिखाइए जरा, 17 गुणा 17 ऐसे आ जाएगा, तो साथियों 187 आ जाएगा। नीचे 10 से भाग दोगे तो 18.7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 18.7 मीटर स्क्वायर ये आपका यहाँ पर आ चुका है, बेलन का वक्र पृष्ठ आ चुका है। इतनी बात साथियों क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मुझे जगह चाहिए है, थोड़ी सी साथियों मुझे क्या चाहिए यहाँ पर जगह चाहिए मेरे लिए। अब बेलन आकार स्तंभ की वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत क्या है, देखिए यहाँ पर 18.7 आया है, तो इसकी गुणा देखिए 1 मीटर लगने की लागत क्या है, मीटर स्क्वायर 20 रुपए है, ठीक है। तो कुल मिला के साथियों 18.7 गुणा 20 से इसकी गुणा करा लीजिए, आंसर आपका साथियों आपके सामने आ जाएगा। तो 18.7 गुणा, ठीक है, गुणा 20 से अगर कराते हैं तो 374 आता है, यानी कि 374 आता है। तो 374 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, 374 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहा आपसे ये जा रहा है कि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 1600 की धनराशि 15% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो यहां पर भी साथियों वही चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, अभी बताया था साथियों। तो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। पी ब्रैकेट में 1/100 की पावर टी, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साथियों यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। पी की अगर बात करें, पी कितना है साथियों 1600 है, 1 प्लस आर कितना है, आर साथियों 15% है, बटे 100 आ जाएगा। टी की अगर बात करें 2 वर्ष है, -1 आ जाएगा। अब इसको अगर देखिए 5 3 15, 5 दूना 10, 0, यानी कि 20 से कम 20, 20 और 3 23, 23/20 आ जाएगा, 23/20 यहाँ पर आ चुका है, और 1600 साथियों यहाँ पर आ चुका है। स्क्वायर है तो साथियों इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अब साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो 1600 गुणा, अब देखिए 23 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है,
23 की अगर बात करें, 23 का स्क्वायर क्या होता है और 20 का स्क्वायर क्या होता है। 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा, 529 आ गया, ठीक है। और ये 20 का स्क्वायर 2 दूना 4 यानी कि 400 होगा, 400 आ गया, -1 है, ठीक है। 1600, अब ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक है। 400 इधर आ जाएगा तो 529 में से क्या साथियों, 529 में से अगर 400 घटाते तो 129 आ जाएगा। 129 बटे इधर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 129 गुणा कितना आ गया, 129 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 516 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 516 हो जाएगा। तो 516 आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है ये, यानी कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है, यानी कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य यहाँ पर आ जाएगा नीचे, ठीक है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का ये 84 आ जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि अगर किसी चीज को 84 रुपए में खरीदा है और 100 रुपए में बेचा जा रहा है तो 16 रुपए का लाभ हुआ। इसको प्रतिशत में साथियों बदल लीजिए, नीचे क्या आ जाएगा साथियों, नीचे आपका 84 आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है। चलिए, 4 चौक 16, 4 दूना एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया 400 बटे 21 आ गया। कितना आ गया साथियों, 400 बटे 21 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, नीचे 21 आ जाएगा, 21 एकम 21, 21 दूना 42 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 21 एकम 21 हो गया। फिर अगर बात करें इसको कट करना है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा साथियों, 21 एकम 21, ये 19 हो जाएगा, यानी कि इधर 190 हो जाएगा। तो कितना साथियों, अगर 21, ठीक, 21 की गुणा 8 से करते 168 आता है, 190 लाना है तो 21 की गुणा साथियों अगर हम यहाँ पर 9 से करते हैं तो 189 आ जाएगा, यानी कि 21 नीम कितने हो जाएंगे, 189 हो जाएगा और बचा 1 वो साथियों यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 19 सही 1/21 आपका जवाब हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, 19 सही 1/21%, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों अब इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। 3 इन 4 मैक्स, 3 एंड 4 मैक्स, मतलब 3 और 4 मिलकर 7 होते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए, यानी कि 3 और 4 मिलकर क्या बनते हैं साथियों, 7 बनते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें बेस्ट एक्सप्रेशन आपको बताना है इनफर्म का, तो इनफर्म का मतलब साथियों मालूम होगा आपको साथियों क्या होता है, इनफर्म मतलब क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्म मतलब क्या होता है तो इसको कहते हैं साथियों मजबूत, इसको मजबूत कहते हैं। तो इनफर्म को क्या कहेंगे साथियों, वीक कहेंगे, कमजोर कहेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि दे हैव लॉस्ट मैनी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स, मतलब कुल मिला के खाली जगह में आपको बताना है क्या है, तो स्मॉल ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स, लिटिल, मच, मैनी ही यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं साथियों प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी कि वो जगह जहाँ पर चिड़ियों वगैरह को रखा जाता है उसको साथियों क्या कहा जाता है, तो उसको पक्षीशाला कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको पक्षीशाला कहा जाता है, और पक्षीशाला को इंग्लिश में अवेयरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि साथियों ओबीवियस का एंटोनिम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ओबीवियस का मतलब क्या होता है साथियों, स्पष्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। लेकिन अगर वैग्यू की बात करते हैं, वैग्यू का मतलब क्या होता है साथियों, अस्पष्ट होता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे हैं साथियों ईडियम आपको बताने इसका मतलब, ठीक है, ये है बर्न्ट, ठीक है, बर्न्ट हिज फिंगर्स बाई, ठीक है, ही बर्न्स हिज फिंगर्स बाई इंटरफेरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर। तो बर्न्ट हिज फिंगर्स आई यानी कि अपनी जला देना, क्या उंगली वगैरह अपनी फिंगर्स जला देना, इसको क्या कहा जाता है, गॉट रिबल्ट नहीं, गॉट हिमसेल्फ इंसल्ट नहीं, गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, यानी कि खुद को मुसीबत में लाने को क्या कहा जाता है, बर्न्ट हिज फिंगर्स भाई, ठीक है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आई प्रेज ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, तो ये खाली जगह में साथियों क्या आएगा, यहाँ पर द आ जाएगा, यानी कि आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। उसके बाद देखिए साथियों कार्डियल का आपको बताना है सिनोनिम्स क्या होता है, तो कार्डियल का मतलब पता क्या होता है साथियों, दोस्ताना, क्या इसका मतलब क्या होता है साथियों, दोस्ताना भी कह सकते हैं, मित्रवत भी कह सकते हैं। तो इसको साथियों दोस्ताने को फ्रेंडली भी तो कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह के दैट कैन नॉट बी ओवरकम, तो दैट कैन नॉट बी ओवरकम का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, क्या, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहा जाता है साथियों, आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए, उसको साथियों इंसरमाउंटेबल कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर
सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है, कहने कि इम्प्लिसिट को अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो इसको पता साथियों क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साथियों अस्पष्ट। अस्पष्ट भी इसको कहा जाता है, अप्रत्यक्ष भी इसको कहा जाता है। क्या? अप्रत्यक्ष भी इसको कहा जाता है। अगर बात करते ठीक है, इम्प्लिसिट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो एक्सप्लिसिट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? स्पष्ट कहते हैं और प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को